बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। डोनेस्क में यूक्रेन के बड़े हमले को नाकाम बनाया, रशिया का दावा, कहा 250 फौजियों को हलाक किया। बाखमत के एक इलाके पर यूक्रेनी फौज का कंट्रोल, दूसरी जगहों पर पेशकदमी, वैगनर ने मॉस्को से मदद मांगी। सऊदी अरब में ईरानी सिफारत खाना कल खुल जाएगा, सफीर अली रजा इनायती रियाद पहुंच गए। सीरियन अपोजिशन बशार हुकूमत के साथ बातचीत करना चाहती है, स्विट्जरलैंड में नेगोशिएशन कमीशन की मीटिंग। ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमले करेंगे, नेतन्याहू ने धमकी दोहराई, सिक्योरिटी कैबिनेट की अहम मीटिंग। जापान घटती आबादी पर फिक्रमंद, बच्चे पैदा करने की हौसला अफजाई के लिए $26 बिलियन खर्च किए जाएंगे। राजनाथ सिंह की लॉर्ड ऑस्टिन से मुलाकात, इंडिया और अमेरिका डिफेंस ताउन बढ़ाएंगे। मुख्तार अंसारी को 32 साल पुराने कत्ल केस में उम्र कैद, यूपी अदालत का फैसला। रेसलर्स ने एहतजाज खत्म करने की रिपोर्ट्स रद्द कर दी, कहा इंसाफ मिलने तक लड़ाई जारी रहेगी। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील। शुरुआत यूक्रेन से। रशिया ने कहा है कि उसने यूक्रेन की तरफ से डोनेस्क में एक बड़े हमले को नाकाम बना दिया है। रशियन वजारत दिफा ने कहा कि मॉस्को ने यूक्रेन के 250 सिपाहियों को हलाक किया और 16 फौजी गाड़ियों को तबाह किया। रशिया की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें देखा जा सकता है कि फौजी गाड़ियों पर भारी फायरिंग की जा रही है, लेकिन इस बात का कोई तरीका नहीं है कि कैसे इस वीडियो की आज़ादाना तौर पर तस्दीक की जा सके। यूक्रेन की फौज ने कहा कि उसके पास किसी बड़े हमले के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यूक्रेनी फौज के तर्जुमान ने यह बात बताई। रशियन वजारत दिफा ने कहा कि इतवार को यूक्रेन ने बड़े पैमाने पर डोनेस्क के इलाके में एक ऑपरेशन शुरू किया। ये खबरें ऐसे वक्त सामने आई हैं जब ऐसा कहा जा रहा है कि यूक्रेन रशिया के अंदर जवाबी हमलों की तैयारी कर रहा है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि यूक्रेन ने रशिया के अंदर हमलों के लिए अपने बाज हामियों और एजेंट्स का एक जाल बिछाया है और एक नेटवर्क तैयार किया है। अमेरिकी इंटेलिजेंस के हवाले से CNN ने एक रिपोर्ट में यह बात बताई। यूक्रेन की फौज ने कहा है कि वो बाखमत के करीब आगे बढ़ रही है। यूक्रेनी कमांडर के हवाले से ये बात कही गई। इस दौरान एक खबर में कहा गया है कि यूक्रेन की फौज ने बाखमत के एक अहम इलाके पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। रशिया की प्राइवेट आर्मी वैगनर के चीफ ने कंफर्म किया कि यूक्रेन की फौज ने बाखमत के करीब एक इलाके पर दोबारा कंट्रोल हासिल किया। उन्होंने रशिया के वज़ीर दिफा सर्जी शीगोव से और आर्मी चीफ से कहा है कि वो महाज जंग पर मदद भेजें। सऊदी अरब और अमेरिका ने सूडान की जंग के फरीकों से कहा है कि वो जंगबंदी की कोशिशों में फिर से शामिल हो जाएं। सूडान की फौज और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के नुमाइंदे अभी जद्दा में मौजूद हैं। हालांकि जंगबंदी की बातचीत टूट गई है। सऊदी अरब और अमेरिका चाहते हैं कि जल्द से जल्द बातचीत फिर से शुरू हो। हफ्ते को जंगबंदी की मुद्दत खत्म हो गई, लेकिन लड़ाई में वो तेजी नहीं देखी गई जो पहले थी, जिससे कुछ उम्मीदें पैदा हुई हैं। वेनेजुएला के सदर निकोलास मदुरो ने सऊदी अरब का दौरा किया और सऊदी लीडरशिप के साथ आपसी ताल्लुकात, आलमी सियासत और ऑयल मार्केट के इस्तेहकाम के बारे में बातचीत की। किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मक्का रीजन के डिप्टी गवर्नर प्रिंस बदर बिन सुल्तान और दूसरों ने उनका इस्तकबाल किया। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने खेल के शोबे में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट के एक प्रोजेक्ट का ऐलान किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत खासतौर पर फुटबॉल को बढ़ावा दिया जाएगा और सऊदी लीग को दुनिया की 10 बड़ी लीग्स में शामिल करने की कोशिश की जाएगी। हाल ही में सऊदी अरब ने फुटबॉल के बड़े बड़े नामों को अपनी तरफ राग़िब किया है।
इसराइल की एक अदालत ने एक फ़लस्तीनी को 2015 में एक यहूदी आबादकार को हलाक करने के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। इसराइली अहदेदारों का कहना है कि 49 साल हामिद ने इस बात का इकरार किया है कि उसने हमास की तरफ से ये कार्रवाई की थी। हमास लीडर इस्माइल हानिया और इस्लामी जिहाद के लीडर जैद नखाला और दूसरों ने एक मीटिंग काहिरा में की। उन्होंने फ़लस्तीन मसले, इसराइली जारहियत और इसराइली जेलों में फ़लस्तीनी कैदियों के मसाइल पर बातचीत की। इसराइल ने मगरबी किनारे में हज़ारों एकड़ ज़मीन पर कब्जे का एक नया मंसूबा बनाया है। फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने एक रिपोर्ट में ये बात कही। ईरान 7 साल बाद मंगल को सऊदी अरब में अपना सफारत खाना खोल देगा। चाइना ने मार्च के महीने में सऊदी अरब और ईरान के दरमियान समझौता कराया था। 2016 में शिया आलिम शेख निम्र का सर कलम किए जाने और तेहरान और मशहद में सऊदी मिशंस पर हमलों के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात टूट गए थे। अली रजा इनायती सऊदी अरब में ईरान के सफ़ीर होंगे, वो रियाद रवाना हो गए हैं। रियाद में सोर्सेस ने बताया कि मकामी वक्त के मुताबिक मंगल को शाम 6 बजे ईरानी सफारत खाने का इफ्तिताह होगा। सऊदी अरब ने अब तक कंफर्म नहीं किया है कि वो कब तेहरान में अपना सफारत खाना खोलेगा। कई बरसों के तनाव और कशमकश के बाद मिडल ईस्ट की दो बड़ी ताकतों ईरान और सऊदी अरब ने 10 मार्च को सुलह का ऐलान किया था। तब से खित्ते में बहुत कुछ बदल रहा है। सऊदी अरब ने सीरिया के साथ ताल्लुकात बहाल किए हैं। सीरिया को अरब लीग में वापस लिया गया है। यमन जंगबंदी के लिए संजीदा कोशिशें हो रही हैं। सऊदी अरब, ईरान और दूसरे खलीजी मुल्कों की एक समंदरी फौज बनाने पर भी काम हो रहा है। ये खबरें अमरीका के लिए एक धक्का है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस नेवी से जो सऊदी अरब, ईरान और दूसरे मुल्क बना रहे हैं, मिडल ईस्ट की सियासत पर और खित्ते की सियासत पर या जियो पॉलिटिक्स पर गहरे असरात पड़ सकते हैं। एक्सपर्ट्स ने वार्निंग दी है कि इंडिया को भी इलाके में चाइना के बढ़ते हुए असर और रसूख से चौकस रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि जो नेवी बनाने की बात हो रही है उसमें चाइना अहम रोल अदा करेगा। अमेरिका और इसराइल के लिए भी ये बुरी खबर है। हाल ही में यूएई ने अमेरिका की क़यादत वाली समंदरी फौज से बाहर निकलने का ऐलान किया था। सीरिया की अपोजिशन ने बशार अल असद हुकूमत के साथ बातचीत में दिलचस्पी जाहिर की है। अपोजिशन ने कहा कि वो यूनाइटेड नेशंस की निगरानी में बातचीत में वापस लौटने के लिए तैयार है। इस सिलसिले में सीरियन नेगोशिएशन कमीशन ने एक बयान जारी किया। स्विट्जरलैंड में एक मीटिंग के बाद ये बयान जारी किया गया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमलों की धमकी को दोहराया है। उन्होंने कैबिनेट की एक गैर मामूली मीटिंग में ईरान के खतरे का जायजा लिया और यूनाइटेड नेशंस के इंस्पेक्टर्स पर इल्ज़ाम लगाया कि वो ईरान से निपटने में नाकाम हो रहे हैं। नेतन्याहू ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि हम ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ कार्रवाई के पाबंद हैं। उन्होंने ये बात मानी है कि इसराइल को कई महाजों पर खतरे का सामना है। मीटिंग में सिक्योरिटी मिनिस्टर्स, डिफेंस चीफ और दूसरे आला अहदेदारों ने हिस्सा लिया। इसराइल मुसलसल कहता रहा है कि ईरान न्यूक्लियर बम बना सकता है। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA से झूठ बोल रहा है। चारशंबे को न्यूक्लियर एजेंसी ने कहा था कि ईरान ने उसे इत्मीनान बख्श जवाब दिए हैं। न्यूक्लियर डील बहाल करने के लिए ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान वियना में बातचीत रुकी हुई है। 2015 में यह समझौता हुआ था, लेकिन 2018 में उस वक्त के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह समझौता तोड़ दिया था और बाइडेन के सदर बनने के बाद न्यूक्लियर डील बहाल करने के लिए बातचीत शुरू हुई। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने कहा है कि घमंडी ताकतें किसी भी कीमत पर चाहे कुछ भी किया जाए ईरान से अपनी दुश्मनी नहीं छोड़ेंगे। खामनाई ने तेहरान में इस्लामी इनकलाब के बानी इमाम खुमैनी के मज़ार पर खिताब करते हुए ये बात कही। इमाम खुमैनी को उनकी 34वीं बरसी के मौके पर याद किया गया और ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया गया। सुप्रीम लीडर ने कहा कि घमंडी ताकतें चाहती हैं कि ईरान हमेशा गुलाम रहे, उसकी कोई पहचान ना रहे। उन्होंने कहा कि दुश्मन चाहते हैं कि ईरानी नौजवानों में मायूसी फैले। सुप्रीम लीडर ने इमाम खुमैनी को न सिर्फ हमारे दौर बल्कि तारीख की एक अजीम शख्सियत करार दिया। उन्होंने कहा कि इमाम खुमैनी ने कई शोबों में अपने अनमिट नक्श छोड़े हैं। खामनाई ने कहा कि इमाम खुमैनी ने न सिर्फ ईरान और खित्ते को बल्कि पूरी दुनिया को बदल डाला है। इमाम खुमैनी की बरसी के मौके पर कई मुल्कों में प्रोग्राम्स रखे गए। हैदराबाद में भी तंजीम जाफरी की तरफ से इबादत खाना हुसैनी में याद खुमैनी इमाम खुमैनी की बरसी के मौके पर कई मुल्कों में प्रोग्राम्स रखे गए। हैदराबाद में भी तंजीम जाफरी की तरफ से इबादत खाने हुसैनी में याद खुमैनी कॉन्फ्रेंस रखी गई।
जापान में पैदाइश की घटती हुई शरह से निपटने के लिए $26 बिलियन के एक मंसूबे का ऐलान किया गया है। ये रकम अगले 3 साल में खर्च की जाएगी और बच्चे पैदा करने की हौसला अफजाई की जाएगी। वज़ीर आज़म फोमियो किशिडा ने कैबिनेट से खिताब करते हुए इस मंसूबे का ऐलान किया। दुनिया के कई मुल्कों में पैदाइश की शरह कम हो रही है, जिस पर हुकूमतें फिक्रमंद हैं। साल 2022 में जापान बच्चों की पैदाइश के मामले में रिकॉर्ड पस्ती पर चला गया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने दिल्ली में मुलाकात की। उन्होंने खासतौर पर डिफेंस सेक्टर में ताउन बढ़ाने के बारे में बातचीत की। राजनाथ सिंह ने कहा कि इंडिया अमेरिका पार्टनरशिप इंडिया पैसिफिक इलाके में आज़ाद, खुले और उसूलों पर मबनी माहौल के लिए ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि इंडिया अलग अलग शोबों में अमेरिका के साथ करीबी ताउन करना चाहता है। दोनों वज़ीरों ने इस सिलसिले में तफसील से बातचीत की। ये बातचीत एक ऐसे वक्त हुई जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इसी महीने अमेरिका का दौरा करने वाले हैं। वो सदर जो बाइडेन के साथ स्टेट डिनर में हिस्सा लेंगे। अमरीकी वज़ीर दिफा इतवार को 2 दिन के दौरे पर दिल्ली पहुंचे। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल ने भी लॉर्ड ऑस्टिन से मुलाकात की। उन्होंने आपसी दिलचस्पी के कई मामलात पर बातचीत की। इंडिया और अमेरिका को चाइना की सरगर्मियों पर तशवीश है, ख़ासतौर पर पैसिफिक के इलाके में और समंदरों में चाइना की सरगर्मियों पर अमेरिका को तशवीश है। दूसरी तरफ LAC पर भी चाइना की सरगर्मियों से इंडिया तशवीश का शिकार है। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को जो जेल में है, उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने 32 साल पुराने कत्ल केस में मुजरिम करार दिया है और उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। ये छठा केस है जिसमें अंसारी को मुजरिम करार दिया गया। उसके खिलाफ जुमला 61 क्रिमिनल केसेस दर्ज हुए। अंसारी को 1991 में एक कांग्रेस लीडर के कत्ल के लिए मुजरिम करार दिया गया। 3 अगस्त 1991 को कांग्रेस लीडर और साबिक MLA अजय राय के भाई अवधेश राय को वाराणसी में उनके घर के बाहर गोली मारकर हलाक किया गया था। जिस वक्त ये वाकया पेश आया था, मुख्तार अंसारी उभर रहा था और वो MLA नहीं था। अजय राय ने इस फैसले पर इत्मीनान और खुशी का इजहार किया और कहा कि ये 32 साल की जिद्दोजहद का इनाम है। रेसलर साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और विनीश फोगाट ने इन रिपोर्ट्स को रद्द कर दिया है कि उन्होंने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अपना एहतजाज खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई इंसाफ मिलने तक जारी रहेगी। इससे पहले बाज़ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से हफ्ते को मुलाकात के बाद रेसलर्स ने एहतजाज खत्म करने और ड्यूटी से रुजू होने का ऐलान किया है, लेकिन बाद में रेसलर्स ने क्लैरिफिकेशन जारी की और कहा कि उन्होंने काम शुरू किया है, लेकिन ये रिपोर्ट महज अफवाह है कि वो एहतजाज से पीछे हट रहे हैं। सोर्सेस ने बताया कि रेसलर्स ने पिछले हफ्ते ही ड्यूटी से रुजू किया था। कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक खत लिखते हुए कहा है कि CBI का काम जराइम की तहकीकात करना है, रेल हादसात की नहीं। एक दिन पहले रेलवे ने उड़ीसा ट्रेन साने की CBI तहकीकात की सिफारिश की थी। इससे पहले वज़ीर रेलवे अश्विनी वैष्णव ने इशारा दिया कि यह हादसा साजिश का नतीजा हो सकता है। इस हादसे में 300 के करीब लोग हलाक हुए और 1000 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। इस दौरान हादसे की तहकीकात के लिए एक कमेटी बनाई गई है। तकरीबन 400 लोग अब भी हॉस्पिटल में शरीक हैं जिनका इलाज हो रहा है। इस दौरान कई रूट्स को क्लियर कर दिया गया है और ट्रेन सर्विस बहाल कर दी गई है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। डोनेस्क में यूक्रेन के बड़े हमले को नाकाम बनाया, रशिया का दावा, कहा 250 फौजियों को हलाक किया। बाखमत के एक इलाके पर यूक्रेनी फौज का कंट्रोल, दूसरी जगहों पर पेशकदमी, वैगनर ने मॉस्को से मदद मांगी। सऊदी अरब में ईरानी सिफारतखाना कल खुल जाएगा, सफीर अली रजा इनायती रियाद पहुंच गए। सीरियन अपोजिशन बशार हुकूमत के साथ बातचीत करना चाहती है, स्विट्जरलैंड में नेगोशिएशन कमीशन की मीटिंग। ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमले करेंगे, नेतन्याहू ने धमकी दोहराई, सिक्योरिटी कैबिनेट की अहम मीटिंग। जापान घटती आबादी पर फिक्रमंद, बच्चे पैदा करने की हौसला अफजाई के लिए $26 बिलियन खर्च किए जाएंगे।
राजनाथ सिंह की लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात, इंडिया और अमेरिका डिफेंस ताउन बढ़ाएंगे। मुख्तार अंसारी को 32 साल पुराने कत्ल केस में उम्र कैद, यूपी अदालत का फैसला। रेसलर्स ने एहतजाज खत्म करने की रिपोर्ट्स रद्द कर दी, कहा इंसाफ मिलने तक लड़ाई जारी रहेगी। ये थी आज की खबरें। फिजूल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।